गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सबके सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह आपके सामने आया हूँ 11th क्लास की एक अगली वीडियो के लिए। तो वो बेसिकली आपका जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूलेस की एप्लीकेशंस। अब अगर किसी पर्टिकुलर चीज के एप्लीकेशंस हैं, उसके यूजर्स हैं, तो जाहिर सी बात है उसके लिमिटेशंस भी जरूर होंगे। तो हम इसके बाद लिमिटेशंस भी करेंगे। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूलाज की एप्लीकेशंस भी करेंगे। उससे पहले कुछ चार टॉपिक्स हैं, चार पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। दूसरा, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। तीसरा, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। और चौथा, डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो बेसिकली यू कैन से दैट कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को कैटेगराइज करा गया है। आपको कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी पता है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर, आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और टॉपिक आपका होगा आज का डायमेंशनल फॉर्मूलेस की एप्लीकेशंस। तो डायमेंशनल फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, और इसमें जो मेन चीज आप लोग जो पढ़ेंगे वो है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। अभी कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है। नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल, है ना? कांस्टेंट क्या होता है? जो पर्टिकुलर चीज फिक्स है, जो चेंज ना हो। ठीक है। वेरिएबल वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज हो सकती है। कांस्टेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज भी आपको पता होंगी कुछ, और वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज भी आपको कुछ पता होंगी। तो कांस्टेंट में आपको एक एग्जांपल दूं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ग्रेविटी हो गई आपकी, वो भी एक कांस्टेंट है। एंगल्स आपके चेंज होते हैं तो वो वेरिएबल्स में आ जाएंगे। फोर्स, वर्क डन, ये सब चेंज होते हैं तो वो वेरिएबल्स वेरिएबल्स में आ जाएंगे। तो बेसिकली कुछ कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला तो होता है, ठीक है, साथ में साथ यूनिट भी होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका यूनिट होता है बट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता और यूनिट भी नहीं होता है। ठीक है। तो वैसी ही चीज आपको वेरिएबल्स में भी देखने को मिलेगी। तो पहले तो अपने लोग इनके बारे में स्टडी कर लें। तो कैटेगराइज करेंगे पहले कांस्टेंट्स को। तो कांस्टेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। ठीक है, तो जिनका कांस्टेंट्स का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है बट वो अपने आप में क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो मैं आपको बताऊं इनमें एग्जांपल के तौर पे क्या आते हैं। एग्जांपल के तौर पे आते हैं पाई। पाई जिसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7। जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4, ये सारे के सारे नंबर्स, ये क्या है? कांस्टेंट से चेंज नहीं होते। तो ये आपकी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, ये जो पर्टिकुलर चीजें कांस्टेंट होती है उनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी तरफ होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहने का मतलब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है बट वो अपने आप में कांस्टेंट भी होते हैं। जैसे स्मॉल जी की वैल्यू, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट होती है। कैपिटल जी की वैल्यू, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है। के बी बोले तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपका ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कांस्टेंट होती है बट इनका अपना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। फिर आते हैं वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल्स को कैटेगराइज करा जा सकता है। तो वेरिएबल्स को कैटेगराइज भी इन्हीं दो बेसिस पे करेंगे। डायमेंशनलेस कांस्टेंट था तो उसी तरह से डायमेंशनलेस वेरिएबल्स भी होंगे। ठीक है, और उसी तरह से डायमेंशनल वेरिएबल्स भी होंगे। क्लियर? तो बेसिकली डायमेंशनलेस वेरिएबल्स बोले तो वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज जो अपने आप में वैल्यूज उनकी वेरी होती है बट वो कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। जैसे जैसे आपके पास हो गया एंगल। एंगल का यूनिट तो होता है डिग्रीज, बट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ये याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, नेम अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट बट नो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो? एंगल लिख सकते हो। ठीक है, हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चंस दूं तो उनमें ये क्वेश्चन आए। ठीक है। सिमिलरली एक और आपको फिजिकल क्वांटिटी बताता हूँ, वो होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन आपकी आगे जाके आप पढ़ोगे, ये तीन तरह की होती है।
सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है, ठीक है, जो लेंथ को लेंथ के साथ डिवाइड करती है। आप खुद सोचिए, लेंथ जब लेंथ के साथ डिवाइड होगी तो ऊपर भी लेंथ उसका यूनिट हो गया मीटर्स, नीचे भी लेंथ उसका यूनिट हो गया मीटर्स, मीटर मीटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई भी यूनिट नहीं बचता है इसका। तो जब यूनिट भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा। तो एक चीज और याद रखिए, हो सकता है एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हो, तो जरूरी नहीं है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो। बट अगर कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ही नहीं है तो ये कंपलसरी होता है उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मास लेंथ और टाइम के टर्म्स में, और इनका यूनिट होता है मास का केजी, लेंथ का मीटर्स, टाइम का सेकंड्स। ठीक है, तो कंपलसरी क्या है, यूनिट हो सकता है, ठीक, बट जरूरी नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो। बट अगर यूनिट नहीं है तो ये कंपलसरी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो डायमेंशनल वेरिएबल्स में वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज जो वेरी करें बट साथ में साथ उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है। जैसे फोर्स, इसमें तो बहुत सारी आ जाती हैं, फोर्स हो गया है ना, वर्क हो गया, वेलोसिटी हो गई। तो ये पर्टिकुलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन जो वेरी भी करती हैं और साथ में साथ इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कॉन्स्टेंट्स के बारे में आपको पता हो, वेरिएबल्स के बारे में आपको पता हो, ठीक है, क्या क्या कैसे आप कैटेगराइज कर सकते हो कॉन्स्टेंट्स को, कैसे आप कैटेगराइज कर सकते हो वेरिएबल्स को। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलेस। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये पढ़ाऊं, मैं कुछ कहना चाहूंगा, जो बैनर के मेरे अपने बच्चे हैं ना, बैनर पब्लिक स्कूल में जो 11th की क्लास के बच्चे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर डाउट है तो प्लीज आप मेरे पर्सनल नंबर्स पे उन डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप वहां पे लिखने का कोई फायदा नहीं है, मैं वहां पे रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बट अगर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे प्रॉब्लम्स भेजोगे तो मैं वहां पे श्योरिटी है आपको, श्योरली वहां पर मैं उसका रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलेस। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूलेस मैंने पहले ही बोला था कि कोई पर्टिकुलर चीज अगर फिजिक्स में अपने लोग पढ़ते हैं तो उसका पीछे का कोई मोटिव होता है, कोई रीजन होता है। अपने लोग एवं नहीं किसी भी चीज को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो फिजिक्स में हर पर्टिकुलर चीज के लिए दिया गया है क्यों, व्हाई आर वी स्टडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूलेस की कुछ ऐसी कि ये बहुत हेल्पफुल है। जैसे पहली एप्लीकेशन है कि हम किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर फॉर्मूला भूल गया हूं तो मैं उसको डिराइव कर सकता हूं यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूलेस। बट मुझे क्या पता होना चाहिए, उन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई पता होगा तभी तो मैं उस एप्लीकेशन का यूज कर पाऊंगा। ठीक है, फिर दूसरी जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है डायमेंशनल फॉर्मूलेस की वो ये कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो सपोज जैसे आपका केजी है, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो यू कैन सिंपली डू बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तीसरा है, जरूरी नहीं जस्ट केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल है, और भी न्यूटन्स को डाइंस में कन्वर्ट करना होता है, जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना होता है। तो बेसिकली जैसे जूल यहाँ पर ऐसा यूनिट है, यहाँ एमकेएस यूनिट है ना, किसका वर्क का, उसको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। तो सीजीएस यूनिट ऑफ जो पर्टिकुलर वर्क इज अर्ग, ERG, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलेस का यूज कर सकते हैं। दो एप्लीकेशन हो गई। तीसरी एप्लीकेशन होती है कि हमें कोई भी अगर पर्टिकुलर इक्वेशन को चेक करना है क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं, तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूलास। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं पहली एप्लीकेशन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला इज टू डेराइव अ फॉर्मूला। ठीक है, पहली एप्लीकेशन क्या है, टू डेराइव अ फॉर्मूला। ठीक है, अब बहुत कॉमन सा एक फॉर्मूला है जो आप सबको पढ़ाया जाता है ना, और वो 9th क्लास में बहुत आता है, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आप लोगों ने स्टडी करा होगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है, और उसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। ठीक है, सी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये सेंट्रीपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया mv²अपॉन r, ये तो आपको पता है। बट अगर बाई चांस आप भूल चुके हो कि ये फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये याद आ रहा है यार हाँ फोर्स, कोई फॉर्मूला तो था फोर्स का, उसमें m आता है, उसमें v आता है, उसमें r आता है, ये तो पता है। बट ये नहीं पता यार कि v² ऊपर आता है या नीचे आता है, ये भूल गए हो। r ऊपर आता है या नीचे आता है, ये भूल गए हो। m ऊपर आएगा नीचे आएगा, ये भूल गए हो। m की पावर कितनी है, v की पावर कितनी है, r की पावर कितनी है, ये भी भूल गए हो। बस क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि उन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है।
अगर ये पता होगा आपके सामने, मैं अभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूले के थ्रू मैं इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, बट मुझे क्या पता होना जरूरी है, उसके डायमेंशंस। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन होगा फोर्स F डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, ये गिवन होगा। ठीक है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द फोर्स, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला को डिराइव करिए। ठीक है, पहली स्टेप क्या कर रही है आपने, एज इट इज जो ये मैंने लिखा हुआ है, फोर्स F डिपेंडेंसी का साइन है यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास M, वेलोसिटी V और रेडियस R, ये गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा ये आपको। ठीक है, अब आपको पावर्स तो पता नहीं है भाई, क्वेश्चन में लिखी नहीं कहीं पर भी पावर्स। ठीक है, तो आप उनकी पावर्स को खुद ही लेट करोगे, तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, उनकी पावर्स को लेट करिए सबसे पहले। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंसी के लिए मास M की पावर आपने लेट कर ली A, वेलोसिटी V की पावर लेट कर ली B, रेडियस R की पावर लेट कर ली C। क्लियर है, तो यहां पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी एंड रेडियस अलोंग विद देयर पावर्स A, B एंड C। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटा के आप वहां पर एक कांस्टेंट मार्क कर सकते हो K नाम का। ठीक है, आप समझ लीजिए 11th में जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो उसके साथ इज इक्वल टू के साथ क्या लगता है, कांस्टेंट का साइन लग जाता है। तो वो कांस्टेंट अभी के लिए मैं के मान रहा हूँ, आगे जाके वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कहीं क्वेश्चंस में गिवन हो, वो हो सकता है आपको पहले से पता हो। ठीक है, तो बट अभी के लिए क्या मान रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए, इज इक्वल टू कांस्टेंट के और पावर्स के साथ एम वी आर को एज इट इज लिख दीजिए, ए बी और सी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में ये, स्टेप नंबर 2 में ये, स्टेप नंबर 3 में ये। अब स्टेप नंबर 4 क्या करना है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 4 आपने क्या करना है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लगा देने हैं। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बार बोलिए। ठीक है, तो होपफुली अभी भी आप कम से कम 1-2 बार खुद बोलेंगे, और अगर याद नहीं आ रहा है फिर पीछे जाइए, उस फॉर्मूले को याद करिए, 10 बार बोलिए और याद कर लीजिए, और फिर इस वीडियो को दोबारा सुनना। तो फॉर्मूला होता है MLT-2, ठीक है, इज इक्वल टू के, डायमेंशनल फॉर्मूला के का हमें पता ही नहीं है भाई, कांस्टेंट क्या है हमें तो पता ही नहीं है ना। ठीक है, मास M, तो M का कैपिटल M, मास का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, कैपिटल M, पावर क्या लगा दी A। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी मैंने आपको करवा दिया है, तो क्या लिखेंगे LT-1। बस डायमेंशनल फॉर्मूले पुट करने हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट करना है, पावर्स एज इट इज जो ऊपर दे रखी है, M की पावर क्या है A पुट कर दी, V की पावर क्या है B, तो उसके डायमेंशनल फॉर्मूला में पावर में B पुट कर दिया, R क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L, तो उसकी पावर C। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आई गेस। ठीक है, अब क्या करना है, जो पावर्स है उनको ओपन करिए। ठीक है, तो MLT-2 एज इट इज, ठीक है, के, फिर यहां पर जब ओपन करेंगे तो M की पावर A आ जाता है, L की पावर B आ जाएगा, T की पावर -B आ जाएगा, और इधर L की पावर C आ जाएगा। ठीक है, अब कंबाइन करिए इसको, M A की है तो M की पावर A। ठीक है, फिर L कितने हैं, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इनकी पावर्स को आप ऐड कर सकते हो, जब कोफिशिएंट सेम हो तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो L की पावर B, L की पावर C, तो पावर्स को ऐड कर दिया, फिर आया T की पावर -B। अब भाई यहाँ पर आपके पास ये इज इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ ना, कि इधर वाली अगर क्वांटिटी फोर्स है तो इधर वाली क्वांटिटी भी क्या होगी, फोर्स होगी, तभी तो मैं उन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका है, जो इस फोर्स का है, वही डायमेंशनल फॉर्मूला इन तीनों का मिलके होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है, तो इसका मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला इधर मास का होगा, वही डायमेंशन फॉर्मूला मास का इधर होना चाहिए, जो डायमेंशन फॉर्मूला एल का इधर होगा वही इधर होना चाहिए, जो टी का होगा वो इधर होना चाहिए। तो कहने का मतलब मास की जो पावर इधर होनी चाहिए वही पावर मास की इधर होगी, जो पावर एल की इधर होनी चाहिए वही पावर एल की उधर होगी, जो टाइम की पावर इधर है वही टाइम की पावर उधर होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, बेसिकली कंपेयर करना है किसको, पावर्स को, ऑन कंपेयरिंग पावर्स। ठीक है, तो कंपेयर करने पर क्या करा गया, तो m की पावर इधर कितनी है 1, m की पावर इधर कितनी है a, तो a इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। ठीक है, फिर l की पावर क्या है b प्लस c, तो b प्लस c विल बी इक्वल टू, तो l की पावर इधर इधर कितनी है 1, तो
आपने 1 पुट कर दिया। फिर ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद t की पावर क्या है, माइनस बी, तो t की पावर आपके पास है माइनस बी, तो इधर माइनस बी और इधर -2, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हो सकता है, हो सके तो इस इक्वेशन को भी एक नाम दे दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ 2, इसको नाम दे देता हूँ 1, सॉरी 3, इसको नाम दे देता हूँ 4, तो 1 आपकी हो जाएगी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पावर्स को निकाल के आपने इसी फॉर्मूले में पुट करना है, ताकि आपका ये फॉर्मूला फिर से इस तरह से दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, अब ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है, साफ दिख रहा है यहाँ से। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो शायद सी की वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो यूजिंग 4 एंड थर्ड वी गेट, ठीक है, तो क्या मिलता है आपको भाई, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल टू -1। तो सी की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो अब इन पावर्स को कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। तो एफ इज इक्वल टू के एम की पावर 1, ठीक है, वी की पावर जो बी थी, तो बी क्या है 2, आर की पावर सी की वैल्यू क्या है -1, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो आर नीचे चला जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर फॉर्मूला तो आ गया, बट इसमें के आ गया है, तो के प्रैक्टिकली आपने क्या पुट कर देना है 1। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली के की जब वैल्यू निकाली जाती है तो वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर आती है 1। तो जब एक चीज का फायदा हो तो दूसरी चीज का नुकसान भी होता है उसका, तो यहाँ पर नुकसान, यहाँ इसका लिमिटेशन जो डायमेंशन फॉर्मूले की यही है कि डायमेंशन फॉर्मूला वहां पर के की वैल्यू नहीं बता पाता है। ठीक है, तो एक तरह से इसकी लिमिटेशन है जो आपको याद रखनी है। कोई पूछ ले व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, तो आप कह सकते हो कि जब अपने लोग फॉर्मूले को डिराइव करते हैं तो वहां पर जो कांस्टेंट अपने लोग कंसीडर करते हैं उस कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बता पाता है। बट अभी क्या है, अभी के लिए ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कांस्टेंट की है यहाँ पर दे रखी होगी क्वेश्चन में, तो के की वैल्यू को अपने 1 पुट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली फोर्स एफ की वैल्यू क्या बन जाएगी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन है मैंने करा दिया। 3-4 क्वेश्चन कम से कम मैं असाइनमेंट में दूंगा, उनको आपने करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और जो मेरे अपनी गूगल क्लासरूम है उनको मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, अगली एप्लीकेशन की तरफ पढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, एप्लीकेशन नंबर 2। दूसरे एप्लीकेशन में क्या करना है कि एक सिस्टम ऑफ जो यूनिट होता है उसको अपने कन्वर्ट करना है दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। बोले तो बेसिकली फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 उसका यूज करते हुए उसके एसआई यूनिट को कन्वर्ट करना है सीजीएस में। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन्स, उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है डाइन, DYNE। तो सपोज अगर आपने न्यूटन को कन्वर्ट करना डाइन में, तो आप किसका यूज कर सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला की एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। होता क्या है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने मान ली x, ठीक, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या लिख दिया मैंने n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, इसके साथ कुछ ना कोई इसका यूनिट होगा ही होगा, तो मैं यूनिट को मान लेता हूँ u इज द यूनिट रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। तो सपोज ये x यहाँ पर कोई फोर्स है, n उसकी एक वैल्यू है 5, यूनिट उसका है न्यूटन्स। तो मैं इस चीज को कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन्स सपोज। ठीक है, अब यही फिजिकल क्वांटिटी को मैं सीजीएस में अगर लिखता हूं तो रहेगा तो वो फोर्स ही ना, बिल्कुल। बट ये नहीं पता कि उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ऐसा ही में, जो यहाँ पर मैं इसको कह सकता हूं कि सपोज ये N1 है, तो सीजीएस में वो कन्वर्ट हो जाएगी किसी और चीज में N2 में। जैसे 1 kg, तो अगर एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर x की जगह मैं मास अगर यूज करता हूं, तो मास m, N1 सपोज 1 यूनिट उसका केजी, मुझे ये कन्वर्ट करना है सीजीएस में। ठीक है, तो इसके लिए तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, मास m इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। क्लियर, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, चेंज दिख रहा है, किसका चेंज दिख रहा है, यूनिट का चेंज दिख रहा है, साथ में साथ वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो चेंज हो गई। सॉरी, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर N1 है तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, N2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी x ही रहती है, बट जब आप सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट कर देते हो, उसका चेंज कर देते हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसका
यूनिट भी चेंज हो जाता है। तो अगर मैं दो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखता हूं तो कुछ इस तरह से दिखेंगी। x इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू n1 यूनिट u1। तो दूसरे केस में अगर उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी n2 और यूनिट हो जाएगा u2। तो यूनिट भी तो चेंज होगा। सो हो सकता है यहाँ पर kg है तो यहाँ पर ग्राम होगा, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू n2 होगी। बट रहेगा x जो था वो अब भी। तो इसका मतलब मैं दोनों को क्या कर सकता हूं, कंपेयर, दैट इज n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये लिख सकता हूं मैं, जाहिर सी बात है। बट हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूनिट की जगह लिख देते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिकली इट बिकम्स हाउ x इज इक्वल टू n1। ठीक, तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका डायमेंशन फॉर्मूला मैंने लिख दिया m1 l1 t1। ठीक है, अब एम एल टी की पावर्स हमें पता नहीं है क्योंकि हमें यही नहीं पता कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मान रहे हैं। तो फॉर जनरेटिंग अ फॉर्मूला मैं मास की पावर लिख देता हूं ए, लेंथ की पावर लिख देता हूं बी, टाइम की पावर लिख देता हूं सी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी वही है एक्स ही, बट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के चेंज होने की वजह से उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अब हो जाती है n2। ठीक है, तो उसका जो मास है पहले केजीस में कन्वर्ट मेजर हो रहा था, अब वो मास मेजर हो रहा होगा सपोज ग्राम्स में, अब वो मास हो गया m2। लेंथ सपोज पहले मीटर्स में थी, अब हो रही है वो किसमें, सेंटीमीटर्स में। टाइम सेकंड्स में, अब भी सेकंड्स में। ठीक है, तो पावर्स डायमेंशन फॉर्मूला तो नहीं चेंज होने वाला फिजिकल क्वांटिटी का, तो पावर्स ए बी और सी ही रहेंगी। तो अब इन दोनों को इक्वेट करके देख लीजिए, तो n1 m1 l1 t1 पावर्स a b c इज इक्वल टू n2 m2 l2 t2 की पावर्स a b c। ठीक है, तो यहां पर आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। तो सपोज अगर आपको n1 पता है और n2 आपके पास क्वेश्चन मार्क है, कहने का मतलब निकालना है, तो यू कैन राइट इट डाउन एज n2 इज इक्वल टू, तो ये सारी कंप्लीट चीज इसके डिनोमिनेटर में आ जानी चाहिए। तो n1 इंटू m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c डिवाइडेड बाय m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। अब साफ दिख रहा है पावर सेम है, तो क्यों ना इन डिनोमिनेटर्स को एक एक ब्रैकेट्स में सेपरेटली लिख दो। तो n2 बिकम्स n1 m1 अपॉन m2 की होल पावर a, L1 अपॉन L2 की होल पावर b और T1 अपॉन T2 की होल पावर c। तो अगर सपोज N1 जो आपके पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी फिजिकल क्वांटिटी की और वो है SI में या MKS में, तो जाहिर सी बात है उसका मास M1 होगा केजीस में, L1 होगा मीटर्स में, T1 होगा सेकंड्स में। उसी सेम टाइम पर आपको कन्वर्ट करना है उसको किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, और वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अपने लोग मान लेते हैं सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली m2 सीजीएस में लिया जाता है किसमें, ग्राम्स में। तो आपने m2 को यहाँ पर ग्राम पुट कर देना है, l2 को सेंटीमीटर्स पुट कर देना है, टाइम को सेकंड्स पुट कर देना है। मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। होपफुली ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। सपोज आपको कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। ठीक है, तो डाइन आपकी एक अलग फिजिकल सॉरी एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया और न्यूटन एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। आपको निकालना क्या है कि कितने डाइन, कितने डाइन का मतलब n2 की वैल्यू, n2 यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये हो गया n1, n2 क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा यूनिट हो गया, SI यूनिट, और ये कौन सा यूनिट होता है, CGS। तो लेट इट बी SI और ये हो गया CGS। अब करना क्या है, जो 2 वाले टर्म्स है तो वहां पर देखिए m2 को क्या लेना पड़ेगा, ग्राम्स, l2 को क्या लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर्स, टाइम को क्या लेना पड़ेगा, सेकंड। फिर m1 l1 t1, न्यूटन क्या है, SI, तो SI में m1 होता है kg, l1 होता है मीटर्स, टाइम t1 होता है सेकंड्स। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहां पर देखिएगा n2 इज इक्वल टू, n2 मुझे पता नहीं है, ठीक है, n1 की वैल्यू मुझे पता है, कितनी लिखूंगा, 1। क्लियर। फिर आती है बात मास m1। अब मास m1 किसमें है, न्यूटन्स में, न्यूटन्स में m1 को क्या लूंगा, kg, तो 1 kg डिवाइडेड बाय m2, m2
किसमें, सीजीएस में क्या होता है, ग्राम। तो यहाँ पर लिख दिया 1 ग्राम, ठीक है। तो होल पावर क्या है, ए। अभी के लिए ए लिखो, अभी बताता हूँ ए की वैल्यू क्या लिखेंगे। L1 अपॉन L2, L1 एसआई में L1 क्या होती है, मीटर्स, अपॉन L2 किसका, सीजीएस का क्या लेना है, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर पावर बी। इसकी पावर की वैल्यू की अभी बताता हूँ। टाइम T1 और अपॉन T2, दोनों में टाइम आपका सेकेंड्स होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, क्लियर है। पावर हो गई सी। अब बात आती है ए बी और सी क्या है। तो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर ए बी और सी हमें नहीं पता था, क्यों, क्योंकि हम कोई जर्नल फॉर्मूला उस समय डिराइव कर रहे थे। वीडियो को अगर पीछे जाके देखेंगे तो मैंने यहाँ पर ए बी और सी जब बोला था, तो मैंने बोला था एक जनरल फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें पता होगी तो हमें ऑटोमेटिकली ए बी और सी की वैल्यूज मिल जाएंगे। तो इस समय हम जो फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसके फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, इसका ये यूनिट है। तो ये किसका यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल T-2, ठीक है। अब कंपेयर करो भाई, m के ऊपर क्या है 1, l के ऊपर क्या है 1, टाइम के ऊपर क्या है -2। तो ऑटोमेटिकली m की पावर a होती है, l की पावर b होती है और t की पावर c होती है। तो आपको a की वैल्यू क्या मिली, 1 मिल गई, b की वैल्यू क्या मिली, 1 मिल गई, और c की वैल्यू क्या मिली, -2 मिल गई, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो आपने ये ए बी और सी कहां से निकाला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसका ये यूनिट है, किसका यूनिट है, ये यूनिट है फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो एप्लीकेशन किसकी, डायमेंशनल फॉर्मूला की, वही यूज करनी है, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है ना, केजी को ग्राम में, क्यों, एसआई को सीजीएस में। तो केजी ग्राम्स में कितना होता है, 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, क्लियर। पावर ए की 1। फिर मीटर्स को सेंटीमीटर्स में है, तो 100 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर पावर 1, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, इसकी जो भी पावर आएगी -2, तो 1 की पावर -2 ऑटोमेटिकली 1 ही हो जाएगा। अब ग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कैंसिल कर दिया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से। अब 1000 इंटू 100 क्या मिला, तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10⁵ तो ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड, एक न्यूटन में कितने डाइंस होंगे, 10⁵ डाइंस होंगे। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है ज्यादातर, और दूसरा एक जूल में, एक ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, एक जूल में कितने अर्ज होंगे, ठीक है। तो अर्ज बेसिकली यहाँ पर अर्ज भी कहते हैं कोई लोग, अर्ज भी कह सकते हो, ठीक है। तो एक अर्ग में, सॉरी, एक जूल में कितने अर्ग, तो अर्ग यहाँ पर क्या है, सीजीएस, जूल यहाँ पर क्या है, एसआई, ठीक है। फॉर्मूला एज इट इज यही यूज करना है। तो ए बी सी की वैल्यूज क्या है, तो जूल किसका यूनिट है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ml2T-2। तो ए बी और सी की वैल्यूज को वहां से उठाओगे और यहाँ रख दोगे, और फिर किसको किस में कन्वर्ट करना है, एसआई को सीजीएस में। तो एसआई बोले तो M1L1T1, सीजीएस बोले तो M2L2T2, उसमें वैल्यूज को पुट करोगे, इजिली सॉल्व हो जाएगा। होपफुली आई मेड यू सो क्लियर। मैंने टाइम जरूर लिया है, बट एक बार में आपको समझ में आनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब आती है बात तीसरी एप्लीकेशन के ना। तो दो एप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुकी हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की। पहली थी, अगर कोई फॉर्मूला भूल चुकी हो उसको डिराइव कर सकते हैं, और दूसरी थी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट से अपने लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा तीसरा सपोज आपको फॉर्मूला पता है ना, फिर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, यार मैंने फॉर्मूला सही लिखा है या गलत लिखा है, तो उसका उसी समय चेक भी कर सकते हो, डिराइव ना करके उसको चेक कर लीजिए कि आपने ये फॉर्मूला सही लिखा है या नहीं। जैसे मैंने वही फॉर्मूले को फिर से यूज करता हूँ जो मैंने डिराइव करा था। तो फॉर्मूला लिखता हूँ mv/r²। अरे सर क्या लिख रहे हो, अभी तो आपने mv²/r पढ़ाया, लिख रहे हो mv/r²। तो ठीक है ना, चेक करते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं। तो क्या करेंगे, अपने लोग पहले लेंगे LHS की साइड को। LHS में क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है F क्या है, फोर्स, क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब जो फोर्स है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml_t-2, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं भाई। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड आपके पास है mv/r², ठीक है। तो mv/r का स्क्वायर में m क्या है, मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m,
ठीक। फिर आती है बात वी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है, रेडियस। रेडियस होती है लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल। पावर क्या है, टू। ठीक। अब इस कंप्लीट को अगर आप सिंप्लीफाई करें, उसके बाद अगर इसके साथ एलएचएस के साथ मैच कराएं, और अगर वो आपस में सेम हो गए, तो ऑटोमेटिकली व्हाटएवर यू हैव रिटन इन द इक्वेशन दैट विल बी करेक्ट, एल्स इट विल बी रॉन्ग। तो इसको मैच करते हैं, देखते हैं पहले तो सिंप्लीफाई करके। एम एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन, तो एल की पावर नीचे हो जाएगी टू, वो जाएगी ऊपर, तो बन जाएगी एल की पावर माइनस टू। अब इसको चेक करिए एक बार, तो क्या मिलता है आपको, मिल रहा है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। भाई हमें तो पता था ये गलत है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला, बट फिर भी वेरीफाई करने के लिए क्या ये काम भी करती है एप्लीकेशन, बिल्कुल काम कर रही है। तो आपके पास आर एच एस क्या निकल के आया, आर एच एस निकल के आया एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है। एल एच एस क्या था, एम एल टी माइनस टू। तो इसका मतलब एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो लिखा हुआ है फॉर्मूला वो गलत है। ठीक है। अब जो आपको पता है वो लिखो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो पता ही है आपको, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, खुद चेक करो एक बार, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, चलो मैं ही कर देता हूँ। मास एम हो गया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में पुट करा, वी वेलोसिटी एल टी माइनस वन हो गया, पावर हो गई टू, नीचे रेडियस, रेडियस लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल, ओपन करा, एम एल की पावर टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल, एल चला गया एक ऊपर, जब एल प्लस का वन ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाना चाहिए, तो क्या बचेगा, एम एल की पावर वन टी माइनस टू। भाई जाहिर सी बात है यार, ये एम स्क्वायर अपॉन आर का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया है, ये बिल्कुल इस एल एच एस के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, ये गलत है। ठीक है। तो वेरीफाई करने का सिंपल सा तरीका एक तो ये है। दूसरा, आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपकी इक्वेशंस आपने जो लिखी हैं वो सही है या नहीं। फॉर एग्जांपल, भाई तीन इक्वेशंस और मोशंस आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है, एग्जैक्टली होती चार है, चार आप पढ़ोगे 11th में। ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। अब यार ये फॉर्मूला जाहिर सी बात है तो सही। इन केस अगर कोई और बच्चा जिसको कम ही आती है फिजिक्स मेरे जैसे वो, अगर वो लिख देता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, अब वो कंफ्यूज है यार, पता नहीं सही है या नहीं, तो क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन में क्या करना है ना भाई, हर एक पर्टिकुलर होल टर्म, हर एक दूसरे टर्म के साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। और ये कहा है किसी बंदे ने, और इसका नाम है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक पर्टिकुलर टर्म एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ही आपकी वो इक्वेशन सही है। अगर आप ये समझे सर ये वाला टर्म इससे तो मैच कर रहा है बट इनके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो क्या इतना फॉर्मूला सही है, अरे भाई फॉर्मूला तो पूरा होता है, आधा थोड़ी होता है कभी। तो तीनों के तीनों मैच करने चाहिए, एक भी अगर मिसमैच हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपका फॉर्मूला उसी समय क्या है, वो गलत है। ठीक है। तो गो थ्रू करते हैं एक बार। एल एच एस इज इक्वल टू वेलोसिटी वी, वी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन। ठीक। अब बात करते हैं आर एच एस की। तो आर एच एस में आपके पास है यू प्लस ए टी स्क्वायर, यू का डायमेंशन फॉर्मूला था एल टी माइनस वन। ठीक। प्लस ए टी स्क्वायर, तो ए होता है एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस टू। और टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी, तो टी का हो गया स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ टी की पावर माइनस टू है और ये टी की पावर टू है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो बचेगी ओनली लेंथ एल। यहाँ बची लेंथ एल और यहाँ बचा एल टी माइनस वन। तो भाई एल एच एस के साथ एक टर्म तो मैच कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या होने वाला है, ये फॉर्मूला आपका गलत है। तो हेंस एल एच एस is not equal to RHS, तो hence the equation is wrong। ठीक है भाई। तो ये आपकी थी तीसरी एप्लीकेशन, जहां आप क्या कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन को उसकी उसकी जो करेक्टनेस है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, क्या वो इक्वेशन आपकी सही है या नहीं। ठीक है। इतना ही पढ़ाना है इस लेक्चर में। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आपको एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी, आपको कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसका नहीं होता है। ठीक है। लेक्चर काफी लंबा हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो इसकी लिमिटेशंस है, सिग्निफिकेंट एरर्स है, राउंडिंग ऑफ है, ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, जनरल टॉपिक्स हैं, ये अगले लेक्चर में आपको बना के मैं डाल दूंगा। अब इसके रिलेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल में तो इतने खैर नहीं पूछा जाता, बट एकेडमिक पर्पज से अच्छा खासा आता है। ठीक है। तो मैं उन क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ट्राई करिएगा,
ठीक है, अबेंडन वाले बच्चों के लिए मैं अटैचमेंट इसके साथ अटैच करूंगा, प्लीज आप लोग वहां उसको ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।